नमस्कार, उत्तराखंड फॉरवर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। आज की कड़ी में हमारे साथ उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने अपने टाइट स्केड्यूल से इतना वक्त निकाला। बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चारधाम यात्रा जो कि जोर शोर से चल रही है, रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसे इस बार कुछ स्ट्रीमलाइन किया गया है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे आपने इसको मैनेज किया है? चारधाम यात्रा हमारे लिए ब्रेड एंड बटर है और हमारी ये इकोनॉमी को बहुत मजबूत करता है। तो चारधाम यात्रा में लोग जो है यमुनोत्री गंगोत्री, ये दो नदियाँ जो हैं ये नेचर की नदियाँ हैं और दो हमारे धाम हैं, शंकर भगवान का धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ जी जो हैं भगवान विष्णु के धाम हैं। तो ये चार धाम जो यात्रा है इसमें निश्चित रूप में यात्री चाहता है कि मैं चार धामों को करूं। ये यात्रा शास्त्रीय पद्धति से वामवर्ती होती है जिसमें कि हम सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। तो अब ये यात्रा चल रही है और काफ़ी यात्री आ रहे हैं। जैसे जैसे मैदानों में गर्मी पड़ती है वैसे वैसे यात्री जो हैं हिमालय की तरफ जो है अपना रुचि करते हैं, मुड़ते हैं। तो इससे हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत होती है और हमारे उत्तराखंड के अंदर ये आता है कि भाई अगर चारधाम यात्रा चल रही है तो यात्रा में आदमी इतना पैसा कमा लेता है 6 महीने में कि वो अपना पूरा साल भर का खर्चा निकाल लेता है। तो ये हमारी इकोनॉमी को मजबूत करता है और इसमें निश्चित रूप में लोग बड़ी श्रद्धा और भावना से आते हैं और दर्शन करके अपने मनोवांछित फल पाते हैं। हर साल हरिद्वार में कांवड़ लेकर करोड़ों लोग आते हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि जिस तरह से आपने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित किया है, कांवड़ यात्रा को भी आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सावन का महीना आने वाला है, आप और व्यवस्थित करेंगे, श्रद्धालुओं को कुछ बेहतर देखने को, अनुभव करने को मिलेगा? निश्चित रूप में हम लोगों ने कांवड़ यात्रा के अंदर कांवड़ियों का सम्मान किया है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं, दवाइयों को उपलब्ध कराया है। बहुत से लोग स्नेक बाइट्स के शिकार हो जाते हैं, उसके लिए जो है एंटीवेनम जो है मेडिसिन्स का जो है प्रोविज़न रखा है और सारी हमारी पुलिस फोर्स जो है, और आपको पता है कि बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं पर हमने उसको बड़े अच्छे ढंग से रखा है और लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं और यात्रा पूरी करते हैं। तो कांवड़ यात्रा बढ़ती जा रही है और निश्चित रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य रहता है कि कांवड़ यात्रियों का हम सम्मान करें और हेलीकॉप्टर से हम पुष्प वर्षा करते हैं। लोग बड़े उत्साहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि भाई देवभूमि उत्तराखंड में उनका सम्मान हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी कांवड़ यात्रा बड़ी अच्छी तरीके से चलती है। हम बात करना चाहेंगे ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर की भी, जो कि सरकार की एक परियोजना है। इसका मकसद क्या है? प्रधानमंत्री जी ये चाहते थे कि एलिवेटेड ट्रैक बने और एलिवेटेड रोड्स को उन्होंने बनाया है और आपके दिल्ली से लेकर के अब हमारी देहरादून की यात्रा 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है। जो यात्रा हमारी 6 घंटे में पूरी होती थी अब वो 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है। निश्चित रूप में यात्री आ रहा है और प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य है कि आने वाली शताब्दी जो है उत्तराखंड की शताब्दी होगी। तो निश्चित रूप में उत्तराखंड से उनको प्रेम है और ये ऐसा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। आपने देखा होगा कि स्विट्जरलैंड के अंदर वो भी एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, पर हमारा जो उत्तराखंड है ये स्पिरिचुअल कम टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हिमालय भी है और हिमालय के अंदर आप जाएंगे तो स्वतः ही आपका ध्यान जो है वो आकर्षित होता है। मुझे एप्लीशियन में जाने का मौका मिला, आल्प्स में जाने का मौका मिला और भी माउंटेन्स मैंने देखे, पर जितना आपका मन हिमालय में एकाग्र होता है इतना और किसी भी देश के अंदर नहीं होता है। तो जैसे आपने स्पिरिचुअल पहलू की बात की, आध्यात्मिक यात्राएं यहाँ पर हैं, ये एक उत्तराखंड की पहचान है, तो क्या आप इसे एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा देना चाहते हैं, एक एडवेंचर डेस्टिनेशन के तौर पर, या फिर एक कल्चरल डेस्टिनेशन के तौर पर? ये सभी कुछ को लेकर के है। इसमें निश्चित रूप में कल्चरल भी है, ये एडवेंचर डेस्टिनेशन भी है, वेलनेस भी है, लोकल कल्चर का भी है और स्पिरिचुअल भी है। क्योंकि यहाँ हमारे हमने जो अभी सर्किट्स बनाए हैं उसके अंदर हमने शाक सर्किट बनाया है। 12 भगवती के हमने स्थान चुने हैं कुमाऊं में, 12 चुने हैं गढ़वाल में। इस प्रकार से 24 स्थानों को लेकर के हमने पूरा सर्किट बनाया है। ऐसे शैव सर्किट बनाया है भगवान शंकर का, ऐसे वैष्णव सर्किट बनाया है, महाशु सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है, हनुमान सर्किट बनाया है। तो सारे देवी देवताओं का अगर आप केदारखंड को अध्ययन करेंगे तो उसमें अनेक तीर्थ स्थानों का यहाँ पर उल्लेख है। तो निश्चित रूप में ये हमारे लिए योग भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ पर ऋषियों ने योग किया। आज भी कंदराओं के अंदर आपको
ऋषि तपस्या करते हुए मिल जाएंगे निश्चित रूप में, और रिमोट एरियाज़ में वो रहते हैं। तो निश्चित रूप में ये हमारी देवभूमि भी है, योग की भूमि भी है, तपोभूमि भी है। और यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे हम आजकल कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, रिवर एडवेंचर राफ्टिंग को टूरिज्म प्रोत्साहन दे रहे जी। हैं। और आपने देखा होगा गंगा के अंदर रिवर राफ्टिंग, अपने आप में गंगा की गोद में बैठ कर के आप रिवर राफ्टिंग करें, तो ये तो बड़ा एक्सेप्शनल है समझ, ये अनुभव जो है। ये अनुभव तो है, लेकिन जब हम दूसरे हिमालयी राज्यों से तुलना करते हैं तो उत्तराखंड कैसे अलग है? और राज्यों से तुलना करते हैं तो निश्चित रूप में जो डेस्टिनेशन हमारे बने हुए हैं, चार धाम की डेस्टिनेशन बने हुए हैं, उसके बाद जो हमारे शाक्त स्थान हैं, वैष्णव स्थान हैं, शैव स्थान हैं, तो ये काफ़ी सारे स्थान यहाँ पर हैं। और निश्चित रूप में हमने उनको प्रमोट किया है, और हमने ये कहा है कि आप जब इस यात्रा में आते हैं तो कुछ रुक के आइए, कुछ देख के जाइए, और ये नहीं कि आप यात्रा में आए और सीधे चले गए। तो हम चाहते हैं पीपल शुड स्टे हियर और एंजॉय उत्तराखंड। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा क्लाइमेटाइजेशन भी हो जाए। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अबव 60 हैं वो थोड़ी यात्रा को ब्रेक देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें, ताकि उनका अनुभव बेहतर उनका अनुभव भी बेहतर होगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अभी कार्तिकेय स्वामी को हमने डेवलप किया है। कार्तिकेय स्वामी का एक ऐसा कथा आती है कि जब ये कहा गया उनसे कि भाई पृथ्वी का परिक्रमा करके आप आइए, आपको हम सेनापति बनाएंगे, तो जब वो लौट के आते तो देखते हैं गणेश जी सेनापति बने हुए हैं। तो अपनी माँ से वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया है, ये फ्लैश में तुम्हें लौटाता हूँ, और वो स्केलेटन फॉर्म में तपस्या करने लगे। उस स्थान को हम कहते हैं कार्तिकेय स्वामी। फिर वो यहाँ से दक्षिण चले गए। तो वो स्थान ऐसा पावरफुल स्थान है, इतनी वाइब्रेशन उसके अंदर है, तो हमने वहाँ पर उसको डेवलप किया है, और वो अब सब यात्री वहाँ जा रहे हैं। तो अनेक बड़े दिव्य स्थान हैं यहाँ पर। टूरिज्म में अक्सर हम ट्रैवल नंबर्स की बात करते हैं कि इतने यात्री आए, लाखों आए, करोड़ों आए, लेकिन अगर हम क्वालिटी टूरिज्म की बात करें तो ये बियॉन्ड नंबर्स भी है। उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि क्वालिटी टूरिज्म भी यहाँ पर है। जैसे आप मसूरी में जाएंगे, आपको अच्छे होटल्स मिलेंगे। आप स्वयं भी एक अच्छे होटल में यहाँ पर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे भी हमारे हैं होटल्स हैं, और हमारे होम स्टे बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो होम स्टे के अंदर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हमने होम स्टे योजना बनाई है, जिसके अंदर हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। और ये रिमोट में होम स्टे योजना आपको जंगल में मिलेगी। तो जब मैंने किसी से पूछा कि भाई आप जंगल में क्या कर रहे हैं, उसने कहा साहब यहाँ बर्ड वॉचिंग की लाइन लगी रहती है, पीपल ओनली कम फॉर बर्ड वॉचिंग। तो इस प्रकार से हमारे जो साइबेरियन बर्ड्स हैं और आपके मानसरोवर की जो बर्ड्स हैं वो रामनगर की तरफ आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, बर्ड वॉचिंग, बटरफ्लाई वॉचिंग, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में आकर्षित करता है टूरिज्म को। तो इसके लिए काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क है। अभी नेपाल से मिल करके हम लोग तराई टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं, कि जो उनका चित्तौन पार्क है, हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है, दोनों मिल करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि वहाँ आप देख सकें, यहाँ भी देख सकें। इस प्रकार से पूर्णागिरी है। पूर्णागिरी का ये माता है कि पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद नेपाल में एक सिद्धेश्वर बाबा हैं, जिनके दर्शन करने से आपकी यात्रा पूरी होती है। तो उसको भी हम साथ के लेकर के चल रहे हैं। इस प्रकार से ड्राई पोर्ट्स बनते जा रहे हैं हमारे। अभी महेंद्र नगर में ड्राई पोर्ट बनने वाला है। पंचेश्वर योजना जो है, जिसमें कि काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो उसको भी हम संपन्न करने जा रहे हैं। तो अच्छा हमारा तालमेल नेपाल के साथ आगे भविष्य में रहेगा। टूरिज्म तो बढ़ रहा है और उससे लोकल कम्युनिटीज को फायदा भी मिल रहा है, लेकिन वो जो एक एस्पिरेशनल नीड है कि हम एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें, तो क्या वो हो पा रहा है उनके लिए? निश्चित रूप में यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ पर जो हमारे, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी आए थे जिम कॉर्बेट पार्क में बियर गाइल्स के साथ, और वहाँ पर उन्होंने सब कुछ देखा। तो मैं बताऊंगा आपको कि यमुनोत्री के अंदर इस समय जो यात्रा चल रही है हमारी, 4,67,641 लोग दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 4,25,200 लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में 10,37,878 लोग दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ के अंदर 8,05,536 लोग दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहब में 39,149, और ये चार धाम यात्रियों की जो कुल संख्या है 28,31,404 लोग दर्शन कर चुके हैं। तो बहुत बड़ी संख्या ये है, और मैं समझता हूँ और कि जब एक तक ये रिकॉर्ड इंटरव्यू कायम होगा, टेलीकास्ट होगा तब तक ये संख्या और भी कई और बढ़ बढ़ जाएगी। और आप ये देखिए कि 45,31,080 यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि संख्या है, जिन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और यात्रा के इच्छुक है। चारधाम सर्किट में हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने काफी अपग्रेड किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसके लेसन्स क्या हैं?
चार धाम यात्रा के अंदर हम चाहते हैं कि थोड़ा फॉसल फ्यूल भी हमारा बचे, जो हमारा पेट्रोल और गैस है इसको भी हम बचाएं। तो अब हमने अपने जो TRH जो बने हैं उनके अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग की मशीन्स लगा दी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि कल इलेक्ट्रिक कार जो चले यहाँ से, पूरी यात्रा चार धाम की अब इलेक्ट्रिक कार से कर सकें। तो उसका भी हमारा टारगेट है। बसेस भी हम चला रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की। और आप देखेंगे कि अल्मोड़ा में एक जगह है, तो उस जगह को कौसानी कहा जाता है। और उस जगह के अंदर माचू पिचू के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है और स्टोन हिंज में जो एनर्जी है, वो कसार देवी में वही एनर्जी है। विवेकानंद जी भी वहाँ गए, बड़े बड़े वहाँ संत भी वहाँ पर गए हैं। तो कसार देवी के अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि ग्राउंड से वाइब्रेशन और एनर्जी निकल रही है। तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है और लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर हम पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करें तो तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखना भी मुद्दा है आज के दौर में, जब लोग रील बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा घूमते हैं। तो उस संदर्भ में आपकी क्या राय है कि कैसे हम अपने स्पिरिचुअल स्थानों की, आध्यात्मिक स्थानों की अब पवित्रता मैं को आपसे बनाए थोड़ा ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक शंकर जी की मूर्ति गंगा जी में स्थापित है, ऋषिकेश में जी। और धीरे धीरे पानी जब बढ़ा तो वो मूर्ति डूब गई। अब वही चित्रण जो है पूरा टेलीविजन में वही आ रहा था। तो लोगों को लगा कि साहब वो मूर्ति डूब गई है तो पूरा मसूरी डूब गया, पूरा नैनीताल डूब गया। और पहाड़ों से लोगों को बड़ा प्रेम था, तो लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई और कहा साहब अगले साल हम आएंगे। परंतु सच्चाई ये थी कि मसूरी और नैनीताल नहीं डूबा। और पिछली सरकारें ये कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाई कि ये सब धाम सुरक्षित हैं, ये इलाके सुरक्षित हैं। जब हमारी सरकार आई और माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ पहुंचे, तब लोगों को विश्वास था कि केदारनाथ तो सुरक्षित है, मसूरी सुरक्षित है, नैनीताल सुरक्षित है। तब यात्रा बढ़ने लगी। आज भी आपने देखा होगा कि 10,37,878 यात्री केदारनाथ में हैं, जबकि बद्रीनाथ में 8,05,000 यात्री पहुंचा है। तो कहने का मतलब कि आज वहाँ जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने साधना की, जिस गुफा के अंदर, आज उसकी 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है। लोग वहां बैठ करके वो भी ध्यान करना चाहते हैं। मतलब वो अपने आप में सिद्ध स्थान, अपने आप में सिद्ध स्थान हो गया। तो निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा हमारे टूरिज्म का प्रचार प्रसार किया। वो इससे प्रेम भी करते हैं और उन्होंने काफ़ी साधना उस क्षेत्र में की। जब हम लोग उनके साथ थे तो हमें बताने लगे कि इस कोने से आप जो है पूरा मंदिर देख लेंगे, इस कोने से ये होगा, सारी चीज़ें हमें बता रहे थे। और इससे प्रेम होने के नाते उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं इसको रिबिल्ड करना चाहता हूँ, इसका जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। आज वो प्रधानमंत्री हैं और आज केदारनाथ का, बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। टूरिज्म के बाद हम कुछ कल्चर की भी बात करना चाहेंगे। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि टूरिज्म को बढ़ाने के चक्कर में हम कल्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो आपकी क्या राय, क्योंकि दोनों मंत्रालय आपके पास हैं उत्तराखंड में। कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं निश्चित रूप में, और हम लोकल कुजीन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारा यहाँ मंडवा और हमारा जो लिटिल ग्रास, जिसे हम कंडली बोलते हैं, पिच्छू घास बोलते हैं, उसकी सब्जी है। और भी जो यहाँ लोकल जो हमारा चैंसू होता है, छंछा होता है, लोकल फूड को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। पिज़्ज़ा भी हम जो है अब आजकल उत्तराखंड के चीज़ों से हम पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं। अभी हमने खुद ही ये किया कि मैंने लोगों से कहा कि भाई आप लोग जो पेस्ट्री बेच रहे हैं, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मन पेस्ट्री है, क्यों नहीं आप उत्तराखंड की पेस्ट्री बनाएं। तो कहने लगे सर हम कैसे बनाएंगे। मैंने कहा भाई आप गढ़वाल की पेस्ट्री बनाइए। गढ़वाल के अंदर रोडोडेंड्रम होता है जिसको बुरांस हम बोलते हैं, तो बुरांस की पेस्ट्री बनाइए, बुरांस का फूल रखिए उसके अंदर। तो हमने गढ़वाली पेस्ट्री बनाई है, कुमाऊनी पेस्ट्री बनाई है, जो बाल मिठाई कुमाऊं की होती है उसका फ्लेवर दिया है। जौनसार की पेस्ट्री बनाई है, उसमें हमने अखरोट का फ्लेवर दिया है। इस प्रकार से हमने पेस्ट्रीज बनाई। फिर हमने टिबेटन पेस्ट्री बनाई है जिसमें हमने सीबक थॉर्न यूज़ किया है। सीबक थॉर्न बहुत इम्यूनिटी बूस्टर है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे ऐसे पदार्थ बने जो इम्यूनिटी को बूस्ट करें, तभी तो आप किसी बीमारी से लड़ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने बनाई हैं। अब हम लोग हैम पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। हमारा नमक है, अभी अल्मोड़ा में एक महिला है जो 35 किस्म के नमक बनाती है, सॉल्ट्स। हाँ, और उसका मतलब विदेश में भी जा रहा है उसका नमक। तो बहुत सी चीज़ें हमारी विदेशों में जा रही है। आपने देखा होगा मंडवा हमारा होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, रागी, हाँ रागी होता है। तो ये मतलब सब चीज़ें आप यहाँ पर प्रोत्साहित हो रही हैं, काफ़ी इसका आगे विकास हो रहा है। भविष्य में आप उत्तराखंड के गांवों का क्या रोल देखते हैं यहाँ के विकास
गाथा में? गांव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गांव के अंदर जो होम स्टे होते हैं वो घर जैसा, परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। और लोग हमारे उत्तराखंड के लोगों का जो माधुर्य है, जो प्रेम है, जो सद्भावना है, उसको हमेशा याद करते हैं। तो गांव के अंदर आप बैठ कर के भोजन करें, आपके सामने चूल्हा जलता रहे, आप गरम गरम रोटी खाएं, तो इस प्रकार का। और हम ये भी चाहते हैं कि जो गांव गोस्ट विलेजेस बन गए हैं, माइग्रेशन के चलते। माइग्रेशन के चलते बन गए हैं, बिल्कुल विलेज खाली हो गया है, उसको भी हम टूरिज्म में चाहते हैं कि प्रोत्साहन करके इन्वेस्टमेंट करें और उसके अंदर भी उसको रिवाइव करें, जिससे कि हर मकान जो है एक स्वीट बन जाए, एक कमरा बन जाए, और जो आपका कैफेटेरिया है वो सेंटर में डॉर्मेट्री बन जाए, और पूरे विलेज को हम चाहते हैं कि वो टूरिज्म में आकर के आगे बढ़े। ऐसे कितने गांव होंगे जो घोस्ट विलेजेस? काफ़ी विलेजेस हैं, और हमने रिक्वेस्ट भी लोगों से किया है कि आपके पुराने मकान जो हैं उनको आप रिवाइव कीजिए, उसमें इंग्लिश टॉयलेट लगाइए, WC लगाइए और उसको चलाइए। जब आपका परिवार पहाड़ में आएगा तो आप उसमें रहिए, उसके बाद वो आपको कमा के भी देगा। तो लोगों ने किया, कोरोना में काफ़ी कुछ किया, तो लोग अपने पहाड़ में लौटे हैं, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति दिखाने के लिए लौटे हैं, अपनी जो देव पूजा होती है, उनकी देवता की पूजा होती है, उसके लिए लौटे हैं। तो निश्चित रूप में ये आगे बढ़ता जा रहा है। और हमने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया है, उसमें हमने जो हमारे डिफंक्ट ब्रिजेस हैं, क्योंकि अब हमारे हाईवे बन गए हैं और हाईवे पे 4 लेन हमारी बन गए हैं, पुल बन गए हैं। जो हमारे पुराने पुल थे जिनमें लोहे के गर्डर्स लगे रहते थे और एक ही गाड़ी पास करती थी, वो खाली पड़े हैं, डिफंक्ट हो गए। उसके ऊपर हमने कैफेटेरिया बनवा दिया है। तो अभी हमारे कौड़िया के अंदर हमने एक बनाया है कैफेटेरिया, लोग उसको देखने आते हैं और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है कि भाई डिफरेंट ब्रिजेस को भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे पूरी वैली दिखाई देती है और पूरी वैली का जो सुंदर जो चित्र होता है वो आपको दिखाई देगा। तो आप वहाँ बैठ कर के टॉयलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, कार पार्किंग की भी फैसिलिटी होती है, और ये ब्रिजेस भी, इनका भी उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार को हम बढ़ा रहे हैं। अभी 18 लोग हमसे अप्लाई कर रखा है, तो धीरे धीरे करके हम ये भी बनवाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे प्रथम विलेजेस हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जैसे नीति हो गया, माणा हो गया, और आपका जो है जादुंग हो गया। जादुंग एक ऐसा विलेज है यमुनोत्री की तरफ, 1962 में चाइना वॉर में उसको खाली करा लिया गया था। रातों रात लोगों से कहा कि आप अपना सामान लेके जाइए। तो आप देखेंगे वहाँ चूल्हा है, दरवाजे हैं, सब कुछ है, बट नोबडी इज लिविंग देयर। अब उसको हमने रिवाइव किया है, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, पोस्ट विलेज हो गया वो, मतलब हो गया फ्रोजन इन टाइम हो गया बेसिकली, कि वो फ्रीज हो गया। तो अब उसको हम रिवाइव कर रहे हैं पूरा, वहाँ पर बहुत बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे जब वहाँ ठहरेंगे कि आप पहले विलेज के अंदर आप आ रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी जनक ताल है और भी कुछ देखने को है। बट वो आपकी जो ब्यूटी मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको जैसे ग्रैंड कैनियंस है, लेह लद्दाख है। अगर आप शूटिंग करने लेह लद्दाख जाते हैं, बड़ा कॉस्टली होता है, यहाँ पर आप शूटिंग कर सकते हो, वैसा ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिल्म शूटिंग हमारे यहाँ बहुत हो रही है, टेरी लेक में हो रही है और जगह हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इसमें हमारे इंडियन सिनेमा को भी हम प्रमोट करें। तो काफ़ी सुंदर दृश्य हैं, और हिमालय तो जब हिमाच्छादित हो जाता है तो बड़ा मनोहारी हो जाता है। लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, चार धाम में भी, लेकिन एक कंप्लेन ही रहती है कि बहुत जाम लगने लग गया है। देहरादून में और आसपास आर्टीरियल रोड्स पे इतना जाम है कि घंटों लोग फंसे रहते हैं। तो उसके लिए क्या योजना है? ये तो उत्तराखंड की पॉपुलैरिटी है, और निश्चित रूप में इस जैम से बचने के लिए जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो मेरा सपना था कि पहाड़ में रेल आए। तो हमने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सैंक्शन कर दी है, वो आपकी बन रही है, ट्रेन जा रही है, रेल जा रही है, उसमें काफ़ी स्टेशंस भी बन गए हैं। तो ट्रेन एक ऐसी चीज़ होगी कि आपको 2.5 घंटे में कर्णप्रयाग तक पहुंचा देगी। कब तक चालू हो सकती है? ये मैं समझता हूँ कि 2029 तक ये चालू हो जाएगी। तो इससे आपके कर्णप्रयाग से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर कर्णप्रयाग तक जाएगी ये। तो इससे काफ़ी ट्रैफिक का जो है होगा। बाकी तो आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस में भी 6-6 घंटे वहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है। तो जहाँ पॉपुलैरिटी होती है वहाँ ट्रैफिक जैम होता ही है। पर हमको थोड़ा सा कार पार्किंग के बारे में सोचना पड़ेगा। डिज्नीलैंड का जो एरिया है, 10 एकर्स में डिज्नीलैंड बना है, 40 एकर्स में उनका कार पार्क है। तो हमें कार पार्क की सिस्टम को समझना होगा, अंडरग्राउंड कार पार्किंग, लिफ्ट वाला कार पार्किंग, थोड़ा इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो इसके लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा ज़रा, और ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हम उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं या यहाँ पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो एक चैलेंज और एक चुनौती रहती है कि हम पर्यावरण का भी ख्याल रखें।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, ज्योग्राफी ऐसी है। उसे देखते हुए क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? निश्चित रूप में आप जानते हैं कि अभी अल नीनो के फ्रीक क्लाइमेट से काफ़ी बारिशें जल्दी होने जा रही हैं और काफ़ी बारिशें होती हैं। कुछ हमारे लेक्स भी डेवलप हो गए हैं, जैसे टेहरी लेक है, तो उससे भी काफ़ी सैचुरेशन, पानी का जो है सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। आज भी मैंने चार धाम यात्रा के अंदर कहा कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, चौराबाड़ी ग्लेशियर हैं और भी ग्लेशियर हैं, उनको स्टडी किया जाए, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में स्टडी होनी चाहिए कि भाई कहाँ हमारे क्या क्या सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के अंदर रिवर के जो मुहाने हैं, जहाँ से रिवर शुरू होती है, वो सब के सब प्रभावित हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पीडब्ल्यूडी विभाग है, तो जहाँ जहाँ भी एवलांच आता है, जहाँ जहाँ भी स्किडिंग होती है, लैंडस्लाइड होते हैं, वहाँ हम जेसीबी तैनात कर देते हैं ताकि रास्ते को क्लियर कर दिया जाए। हमने एक नवाचार भी किया है कि जहाँ गड्ढे होते हैं रोड्स के ऊपर, आप उसकी फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो से उसका रेखांश अक्षांश आ जाती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाता है, हमारे ऑफिस में चले जाता है। ऑफिस वालों के एरिया में अगर वो आता है तो वो रिपेयर करके आपको फ़ोटो भेज देते हैं कि हमने रिपेयर कर दिया। तो इस प्रकार से हमने एक ऐप बनाया है जिसके ज़रिए हम गड्ढों को समझ रहे हैं और गड्ढों की लोकेशन हमें मिल जाती है, और फंड्स होते हैं तो हम निश्चित रूप में उसका समाधान करते हैं, उसको भर देते हैं। टूरिज्म बढ़े, ये तो ब्रेड एंड बटर है इकोनॉमी का, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, ये भी एक चुनौती है। जी हाँ, तो जी हाँ। उसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उसके लिए हमने ये कहा है कि भाई देवभूमि है, गुरुओं की भूमि है। अभी हेमकुंड साहब के अंदर आपने देखा होगा कि 39,149 लोग जो हैं गए हैं। तो हमने कहा गुरुओं की भूमि और देवभूमि को गंदा ना करें। जहाँ कूड़ा है, गार्बेज बॉक्स है, वहीं गार्बेज को डालें। तो निश्चित रूप में अगर हम इसको रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि आजकल जो प्लास्टिक पीवीसी है उसको हम रोड्स में भी यूज़ कर रहे हैं, बिचुमेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हमने ये भी टेक्नोलॉजी लगाई है कि भाई पहले तो रोड्स के ऊपर आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आप बिछाते जाइए, तो रोड्स ऊंची हो जाती थी, मकान नीचे चले जाते थे। अब हमने कहा कि उसी को आप निकाल करके और रिसर्कुलेट करें ताकि आपके रोड्स की हाइट ना बढ़े। तो ये सब कुछ नवाचार हम लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में इससे लोगों को फ़ायदा होगा। मैं माइग्रेशन पर भी बात करना चाहती हूँ। जो राज्य का युवा है वो बेहतर मौकों के लिए दूसरे इलाकों में पलायन कर जी हाँ। जाता है। ऐसे में भविष्य किसके हाथ में होगा? निश्चित रूप में आप जो कह रहे हैं, पर अब जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वर्क फ्रॉम होम, तो लोग अपने घरों में आकर के भी काम कर रहे हैं। और जो यहाँ की वादियाँ, जो यहाँ का आपने देखा होगा हेल्थ गिविंग जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो काफ़ी लोग अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। होटल्स भी हमारे सस्ते हैं, होम स्टे भी हमारे सस्ते हैं, और ट्रैकिंग का काफ़ी कुछ हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग के लिए काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो इससे काफ़ी गांव-गांव के अंदर हमारे होम स्टे खड़े हो गए हैं। 5,000 से ज़्यादा हमारे होम स्टे एस्टैब्लिश्ड हैं, पंजीकृत हैं। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अब धीरे-धीरे पलायन जो है रिवर्स होने जा रहा है। धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। अगर कोई आदमी होम स्टे खोलता है तो उसके काम करने वाले तो वहाँ आएंगे काम करने के लिए। तो ये चीज़ें होती जा रही हैं। तो इससे निश्चित रूप में हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। जो रिमोट इलाके हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं अभी? जो रिमोट इलाके हैं वहाँ हमारे रोड्स बने हुए हैं, पर कुछ ऐसे गांव भी हैं, कुछ ऐसी तोख भी हैं जो अनकनेक्टेड हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना चालू की है, जिससे कि जो तोख में लोग बैठे हैं या ऐसे अनकनेक्टेड गांव में बैठे हैं, उनका जो उत्पाद होता है, जैसे माल्टा होता है, राजमा होता है, उड़द होती है, तो उसको ढोके जब लाते हैं तो उनका प्रॉफिट बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, प्रॉफिट मिलता ही नहीं उनको। तो अब हम एक कच्ची सड़क बना रहे हैं जो हमारे आरडब्ल्यूडी से बन रही हैं, तो उससे हम जो है उनका उत्पाद जो है सड़क तक पहुंचा देंगे ताकि एक जीप में लेकर के वो आ जाए। तो इस प्रकार से हम लगभग सारे गाँवों को हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारा एक अभिनव नवाचार है, एक प्रयोग है, जिससे कि हम सारे गाँव को कनेक्ट करेंगे, तोखों को कनेक्ट करेंगे। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो खेती पर इसका राज्य में काफ़ी असर पड़ा है, बहुत सारी फसलें खराब हो जाती हैं। तो किस तरह से सरकार क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा? इसके लिए जो हमारे जो जलागम की योजनाएं हैं, और वर्ल्ड बैंक भी हमें असिस्ट कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब सैचुरेशन ठीक हो जाता है और वो इन्फॉर्मेशन हम किसानों को इम्पार्ट करते हैं कि अब मौका आ गया है कि आप अपने बीज को बोइए,
और दूसरी बात जो मृदा टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब थाईलैंड के जो मैजेस्टी थी, जब वो गांव में जाती थी तो गांव वाले कंप्लेन करते थे कि पहले हमारी ज़मीन से हम काफ़ी उत्पाद पैदा करते थे, अब ये ज़मीनें बेकार हो गई हैं, बंजर हो गई हैं, अब ये कुछ पैदा नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने मृदा टेस्टिंग की बात की, सॉइल टेस्टिंग की बात की। तो जहाँ जैसा सॉइल है उसको अगर वैसी चीज़ हम लगाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। अभी परमार साहब जब थे हिमाचल में तो लोगों ने कंप्लेंट की कि साहब यहाँ कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई इसकी टेस्टिंग कराओ। तो टेस्टिंग से पता चला कि यहाँ पर अनार बहुत अच्छा हो सकता है, तो उन्होंने अनार ही लगवा दिए वहाँ पर। आज भी अनार पैदा हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंगो फेस्टिवल होता है, लीची फेस्टिवल होता है, क्योंकि हमारे देहरादून में आपने नाम सुना होगा, यहाँ नींबू वाला है। वहाँ नींबू होते थे तो नींबू वाला कहा, आम वाला है, वहाँ बहुत अच्छे आम होते थे, लीची वाला है। तो ऐसे कई जगह हमारे देहरादून के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा हॉर्टिकल्चर में और फ्रूट्स पैदा करती थी। तो हम ये चाहते हैं कि उसको हम रिवाइव करें और निश्चित रूप में अच्छी फसलें लगें और अच्छी चीज़ पैदा हो। कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, इसको लोग लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। राज्य में स्पिरिचुअल टूरिज्म के अलावा वेलनेस में आप क्या स्कोप देखते हैं? विलेज टूरिज्म में, कल्चरल टूर्स में किस तरह का स्कोप है जो अभी जिसको टैप नहीं किया गया है? सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि द एयर इज़ वेरी प्योर हियर और सनशाइन फ्री है। तो आपको धूप भी मिलेगी, आपको विटामिन भी मिलेंगे, पानी बहुत अच्छा है यहाँ का। और निश्चित रूप में आदमी जब पैदल चलता है तो उसे भूख भी लगती है, एक्टिविटी भी बढ़ती है। और वेलनेस के लिए हम लोगों ने ये किया है कि आने वाले समय में जैसे हम योग का प्रचार कर रहे हैं, वैसे आयुष मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा कि लोग थाई मसाज की बात करते हैं, या इंडोनेशिया के अंदर अपने सिस्टम को डेवलप किया है, ऐसे हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय पद्धति के ऊपर योग का समन्वय करते हुए हम आयुष को आगे बढ़ाएं। इसमें कुछ पद्धति और योग के जैसे सूर्यासन हो गया, और भी आसन हो गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, ये सब अगर हम इनकलकेट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हमारा प्लान बनेगा। तो इस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप पेरू जाएं या आपको कुस्को में जाने का मौका मिले तो लोग वहाँ ये बताते हैं कि साहब इनका राजा यहाँ से ट्रेल पे जाते थे। हम ये चाहते हैं कि हमारी पांडवों की जो ट्रेल रही, शंकर भगवान का दर्शन करने गए तो पांडव ट्रेल को भी हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि लोग पैदल चलें, जगह जगह ट्रेल में 10 किलोमीटर्स के बाद, 20 किलोमीटर्स के बाद जो है उसमें एक बसावट हो, चौपाल हो। रामायण ट्रेल है, रामायण ट्रेल है, जी हाँ जी। तो उसमें लोग पैदल भी चलें और वहाँ मंदिर भी बने हुए हैं काफ़ी सारे हमारे, क्योंकि पहले पैदल ही चलते थे लोग और इस भावना से चलते थे कि हम लौट के नहीं आएंगे, तो इसलिए सबसे मिल के जाते थे। परंतु आज तो रोड अच्छी बन गई हैं, सारी व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो लोग लौट के भी आते हैं। तो निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा एक पुण्यदायी काम है और मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो लोग उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो मसूरी, धनौल्टी या देहरादून के आसपास कुछ प्रमुख स्थलों पर जाते हैं, लैंसडाउन वगैरह। कुछ ऐसा दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जो कि अनटैप्ड है और जिसे एक्सप्लोर करना चाहिए? इसमें एक तो लिपू लेक है, आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो लिपू लेक जाने का मुझे भी मौका मिला और ये इंडियन सॉइल के ऊपर है। यहाँ से आपको कैलाश के दर्शन होते हैं। तो विदाउट टेकिंग अ चाइनीज वीज़ा, विदाउट ए पासपोर्ट, आप भारत की धरती से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं और अच्छा दर्शन कर सकते हैं। वहाँ हम दूरबीन भी लगाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप में बहुत अच्छी जगह है, उसमें हम सारी फैसिलिटीज़ पैदा कर रहे हैं। उसके बाद एक ओम पर्वत है जहाँ आपको बर्फ़ से ही ओम लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद नाबी डांग है, जिसको मानते हैं कि भाई ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो निश्चित रूप में बड़े फॉसिल्स मिलते हैं, एमोनाइट्स मिलते हैं। आपने नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं ये शालिग्राम होते हैं, तो शालिग्राम एमोनाइट्स होते हैं। ये हिमालय में ज्यादातर नेपाल में पाए जाते हैं, नेपाल में गंडकी में पाए जाते हैं और हमारे नाबी डांग में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या था कि पूरा हिमालय जो है अंडर द ओशन था जी। और ये टीटीस करके इसको माना जाता था, जिसको हम क्षीर सागर बोलते हैं अपनी कथाओं में। तो जगह जगह यहाँ पर ट्रैप हो गया पानी, वो सूख करके पिंक सॉल्ट बन गया। तो पिंक सॉल्ट जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, इसलिए आज लोग पिंक सॉल्ट का बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हिमालय के अंदर हैं और मैं समझता हूँ कि हिमालय के अंदर बड़े रहस्य भी हैं, बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं। आप देखिए हमारे यहाँ
यासर गोम्पा होता है तो बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर होता है, कैंसर में लोग उसे खाते हैं। तो बहुत सी संजीवनी आपने देखा होगा, लक्ष्मण जी को हिमालय से ही संजीवनी गई थी जिससे वो जीवित हुए। तो बड़ी अलग भी औषधियाँ यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आजकल रील का दौर है, अगर 1 मिनट में आपको उत्तराखंड के टूरिज्म के बारे में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? टूरिज्म के बारे में यही कहूँगा मैं कि भाई आप रोजगार लेने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने की सोचें। जब आप उत्तराखंड में काम करेंगे, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर भाग लेंगे, होम स्टे को आगे चलाएंगे, तो निश्चित रूप में आप रोजगार देने की स्थिति में होंगे। तो इसको मैं कहना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अभी अग्निवीर हमारे आने वाले हैं, हम खुद ही अपने होम स्टे के अंदर काफ़ी उनको रिबेट और कंसेशंस दे रहे हैं। उनका हम चाहते हैं कि उनकी शक्ति का उपयोग किया जाए और उत्तराखंड के टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने इतना वक्त निकाला और इतनी गहराई से हमें बताया कि उत्तराखंड में टूरिज्म के विकास को लेकर क्या कुछ हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू के जरिए हमारे दर्शकों को उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।